हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी 2024 सेशन में जिस बच्चे ने एडमिशन लिया है और उसके एग्ज़ाम दिसंबर 2024 में होने वाले हैं और असाइनमेंट उसको सितंबर अक्टूबर 2024 में सबमिट करने हैं। तो असाइनमेंट बनाने की क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ होती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है सो दैट आपके जो असाइनमेंट हैं वो बहुत आप केयरफुली बना पाओ और उसको टाइमली सबमिट कर पाओ। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों, असाइनमेंट बनाने से पहले आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में आपको असाइनमेंट बनाना किसके ऊपर है, आपका क्वेश्चन पेपर कौन सा है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा डायरेक्टली, वहाँ जाकर आप अपना असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। मैंने कुछ कोर्सेज वाइज वीडियोस भी बनाई हुई हैं, कुछ मास्टर्स के कोर्सेज पर, कुछ बैचलर्स के कोर्सेज पर। तो आप उन वीडियोस की मदद से भी अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर मैं क्वेश्चन पेपर की दो तरीके बता देता हूँ, जिससे ये पता चल जाएगा कि क्या वो पेपर आप लोगों के लिए है या नहीं। क्वेश्चन पेपर में वर्डिंग कुछ इस तरह लिखी होगी, उसमें या तो ये लिखा रहेगा कि फॉर जनवरी 2024 सेशन। अगर ऐसा उसमें वर्ड लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, इट मीन्स कि वो क्वेश्चन पेपर आपके लिए है। या फिर उसमें कुछ इस तरह से लिखा होगा कि दिस क्वेश्चन पेपर इज़ वैलिड अप टू दिसंबर 2024 और जून 2025। तो इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन पेपर आपके लिए है। अगर क्वेश्चन पेपर में ये लिखा हुआ हो कि दिस क्वेश्चन पेपर इज़ वैलिड ओनली टिल जून 2024, तो इट मीन्स कि वो पेपर दिसंबर 2024 के लिए नहीं है। और हम दिसंबर 2024 जब बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि दिसंबर 2024 में जो बच्चा एग्ज़ाम्स में अपीयर होने वाला है उसके लिए वो क्वेश्चन पेपर है। और अगर उसमें लिखा हुआ है फॉर जनवरी 2024 सेशन, इसका मतलब ये है कि जनवरी 2024 सेशन में जिस बच्चे ने एडमिशन लिया है तो वो उसके लिए है। तो ये थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना ज़रूरी था कि क्वेश्चन पेपर किसके लिए होता है, किसके लिए नहीं, क्योंकि काफ़ी बच्चे स्टिल प्रॉब्लम में होते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता क्या हमारे लिए पेपर है या नहीं। दूसरी बात हमारी ये है कि असाइनमेंट बनाना किस किस सब्जेक्ट का है। आपने जिस भी ईयर में एडमिशन लिया होता है या जिस भी सेमेस्टर का आपका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट आपको बनाने होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न था, सर पता कैसे चलेगा कि हमने कौन कौन से सब्जेक्ट्स में एडमिशन लिया है। तो ये तो यार, एडमिशन जब आप फॉर्म भरते हो तो उसमें सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, तो उसी से आपको पता चल जाता है। अगर अभी भी आपको नहीं पता तो आप या तो समर्थ पोर्टल पे लॉगिन कीजिए अपने एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड के थ्रू, अगर उस पर अकाउंट बना लिया है तो। नहीं बनाया तो न्यू रजिस्ट्रेशन करें, देन उस पर लॉगिन करके आप चेक कर सकते हो अपने सब्जेक्ट्स। या फिर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म की रिसिप्ट होगी, या फिर आपके पास एडमिशन कंफर्म होने का ईमेल आया होगा। इन सारी जगहों से भी आप कंफर्म कर सकते हो कि आपको किस किस सब्जेक्ट का असाइनमेंट बनाना है। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे बात आती है असाइनमेंट सबमिट कहाँ होंगे। असाइनमेंट सबमिट होते हैं आप लोग ने जो भी स्टडी सेंटर चूज़ करा है वहाँ पर असाइनमेंट सबमिट होते हैं। लेकिन कुछ कुछ केसेस में इग्नू क्या करता है, असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करवाता है। आपका जो रीजनल सेंटर होता है वो सितंबर या अक्टूबर के मंथ में अपनी वेबसाइट पर एक गाइडलाइंस रिलीज़ करता है, जिसमें वो लोग बताते हैं कि हमारे रीजनल सेंटर के अंदर जो जो स्टडी सेंटर आते हैं, कौन सा स्टडी सेंटर किस मोड में असाइनमेंट सबमिशन करवाएगा। अगर ऑनलाइन मोड में करवाएगा तो क्या वो ईमेल के थ्रू करवाएंगे या गूगल फॉर्म के थ्रू करवाएंगे, और अगर ऑफलाइन मोड में करवाएंगे तो किस किस दिन जाकर आप वहाँ पर सबमिट कर सकते हो, किस किस टाइम के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो इसकी जो गाइडलाइंस हैं वो आपकी सितंबर या अक्टूबर के मंथ में आएंगी। तो एक चीज़ तो साफ क्लियर रखना, आप असाइनमेंट के लिए अभी फ़ाइल मत परचेज़ करना। वो आप तभी परचेज़ करना तब आपको ये पता चल जाए कि हाँ जी, मेरा असाइनमेंट ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ही हो रहे हैं, तब तो मुझे फ़ाइल की ज़रूरत है। अगर ऑनलाइन होंगे तब तो फ़ाइल की ज़रूरत ही नहीं है। फ़ाइल कौन सी चाहिए होती है इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बना रखी है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये तो सबमिशन की बात हो गई। अब देखिए, असाइनमेंट बनाने के लिए आपको यूज़ करनी है A4 साइज़ की शीट, चाहे वो लाइन्स वाली यूज़ कर लो, सिंगल साइड लाइन वाली यूज़ कर लो, डबल साइड लाइन, या आप प्लेन शीट भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्लेन शीट पर आपकी हैंडराइटिंग टेढ़ी नहीं होती लिखते हुए तो आप वो भी यूज़ कर सकती हो। ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ कीजिए आप। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या हम सिर्फ ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं, कहने को कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आइडियली तो ब्लू पेन ही यूज़ करा जाता है सॉल्यूशन लिखने के लिए, तो आप वही यूज़ करो।
क्या असाइनमेंट के ऊपर जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो लिखना ज़रूरी होते हैं? इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। पहले ये समझिए क्रोनोलॉजी कि असाइनमेंट बनाते समय कौन कौन से पेज किस किस ऑर्डर में लगाए जाते हैं। सबसे पहले आपका लगाया जाता है इग्नू का फ्रंट पेज। ठीक है, इग्नू का फ्रंट पेज का मतलब क्या होता है? उसके अंदर आप लोगों का जो नाम वगैरह होता है, कोर्स कोड होता है, इनरोलमेंट नंबर होता है, ये सारी चीज़ें उस पर लिखी जाती हैं। इग्नू के फ्रंट पेज के अलग अलग फॉर्मेट हैं जो गूगल पर आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। आप सिर्फ सर्च ही करोगे ना इग्नू असाइनमेंट फ्रंट पेज, तो गूगल पर आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। या पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाला हुआ है, ग्रुप्स में, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो असाइनमेंट बनाने के लिए सबसे पहला पेज जो होता है इग्नू का, वो होता है इग्नू का फ्रंट पेज। ठीक है, जिसमें आप अपनी रिस्पेक्टिव डिटेल्स प्रोवाइड करोगे खुद हैंड रिटन से। उसके बाद सेकंड पेज में आता है आपका आईडी कार्ड। अब इग्नू का जो आईडी कार्ड होता है, जो कि एडमिशन कंफर्म होने के बाद आ जाता है, वो आप सेकंड पेज पर लगाते हो। देन थर्ड पेज पर आप लगाते हो क्वेश्चन पेपर। इग्नू का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो आप लगाते हो। अब जो बात आ रही थी कि सर क्या क्वेश्चन लिखने हैं नहीं, वो समझो। थर्ड पेज पर आप लगाओगे क्वेश्चन पेपर, आपका जो भी सब्जेक्ट का आप असाइनमेंट बना रहे हो उसका क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट निकलवा के उस पर आप लगाओगे। देन फोर्थ पेज से आप सॉल्यूशन लिखना शुरू करोगे। चूंकि आपने थर्ड पेज पर क्वेश्चन पेपर पूरा लगा दिया, तो अब आपको क्वेश्चन दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, कुछ कुछ असाइनमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें ऑप्शन में क्वेश्चन करने होते हैं। जैसे अगर 2 पार्ट्स हैं, वो कहते हैं भाई टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं और कम से कम एक पार्ट से कम 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और मैक्सिमम 3 ही कर सकते हो। तो क्वेश्चन पेपर जब आप लगा दोगे तो टिक कर दोगे कि भाई आपने ये क्वेश्चन करे हैं, दैट्स इट। फिर नेक्स्ट पेज से सॉल्यूशन लिखना शुरू कर दोगे अपना। बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर क्या हम असाइनमेंट को डेकोरेट कर सकते हैं, हम उसमें हाईलाइटर लगा सकते हैं, हम उसमें अंडरलाइन कर सकते हैं? देखो, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास समय है तो कर सकते हो, लेकिन मेरा ये मानना है ज़्यादा टाइम आप इस चीज़ पर लगाइएगा कि जो भी क्वेश्चन पेपर आपका आया है उसके आंसर को बहुत अच्छे से समझो, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझो। इस चीज़ पर दिमाग या ध्यान ज़्यादा लगाइएगा, ना कि उस पर कि आप उसको सजाने में लगे हुए हो, आप डेकोरेट कर रहे हो, आप उस पर कलर कर रहे हो, आप उसको शेड कर रहे हो। इन चीज़ों पर बहुत कम वक्त ज़ाया करें अपना, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। वो मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इतनी वैल्यू नहीं है जी, इतनी वैल्यू आप लोगों की मेहनत की नहीं है आगे। तो जितना आप कम से कम उसको सजाओ उतना ज़्यादा बेहतर है। सिर्फ क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नाउ एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, असाइनमेंट की वर्ड लिमिट के ऊपर बहुत बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं। देखिए, या तो जब आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हो असाइनमेंट का, उसमें ऊपर ही लिखा रहता है कि भाई 400 वर्ड का एक आंसर लिखें या 500 वर्ड का, तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, ना तो उससे ज़्यादा हो ना कम हो जी, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर रहे हो तो मेक श्योर कि उसमें लिखा हुआ है ये चीज़, तो उस चीज़ को फॉलो करो। अगर उसमें नहीं लिखा हुआ तो एक आइडियल फॉर्मेट बना लो, उसको फॉलो करो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर नहीं लिखा हुआ तो आप ये देखो भाई 10 मार्क्स से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें कितने पेजेस लिखे जा सकते हैं 10 मार्क्स से क्वेश्चन में? 3 या 4 पेजेस, दैट्स इट। 4 पेजेस आइडियली मानकर चलो। अब इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो 15 या 20 मार्क्स के क्वेश्चन को। मैंने आइडियल आपको बता दिया, 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है 4 पेजेस मुझे लगता है इनफ हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को फॉलो करो। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें सॉल्यूशन उतना बड़ा चढ़ाकर आप नहीं लिख सकते हो, और आप कहोगे सर ये तो ज़्यादा नंबर का है, लेकिन सॉल्यूशन तो 4 पेजेस का पहुँच ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, जितने का पहुँच रहा है उतने में सेटिस्फाइड रहो, दैट्स इट। तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पे काफ़ी बच्चे ये कहेंगे कि सर हम वाइटनर यूज़ कर सकते हैं, अगर कुछ गलती हो गई तो फ्लूइड यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा एक आधा मिस्टेक अगर हो जाती है तो उसको यूज़ आप कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा पूरी शीट हटा के दूसरी लगा दो, वो वेस्टेज ऑफ पेपर होगा। आप फ्लूइड वगैरह या वाइटनर वगैरह वो सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा बात आती है असाइनमेंट के मीडियम की। देखिए, बहुत से बच्चे जब एडमिशन लेते हैं तो मीडियम वो इंग्लिश यूज़ कर लेते हैं, या अगर कोई सा भी मीडियम आपने चूज़ कर लिया, लेकिन जो असाइनमेंट होता है वो आप किसी और मीडियम में भी दे सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपका प्रोग्राम उस मीडियम में ऑफ़र किया जाना चाहिए। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे लाइब्रेरी कोर्स है, ये इंग्लिश मीडियम में ऑफ़र किया जाता है, लेकिन इसके एग्ज़ाम या असाइनमेंट आप हिंदी में भी दे सकते हो, है ना। तो आपका जो कोर्स जिस मीडियम में ऑफ़र किया जा रहा है,
जैसे MPS है, अगर वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ऑफर किया जा रहा है तो असाइनमेंट किसी भी एक मीडियम में आप बना सकते हो, लेकिन सारे सब्जेक्ट का एक ही मीडियम में बनाना, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी बात मैं और कहना चाहूँगा, जब भी आप असाइनमेंट सबमिट करने जाओगे, अब देखो या तो ऑनलाइन सबमिट करोगे या ऑफलाइन सबमिट करोगे। अगर ऑफलाइन सबमिट करने जा रहे हो तो सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट एक साथ बना लीजिएगा, उसके बाद ही सबमिट करने जाइएगा और वहाँ से जो भी प्रूफ दिया जाए सबमिशन का वो लेकर आइएगा। और अगर ऑनलाइन सबमिट करने जा रहे हो तो दो तरीके होते हैं, या तो ईमेल या गूगल फॉर्म। आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि असाइनमेंट सक्सेसफुली आपने सबमिट करे हैं पोर्टल पर, या तो गूगल फॉर्म है या ईमेल पर। ज़रूरी नहीं है ऑनलाइन सबमिट करने के बाद भी आपको प्रूफ मिले। कई बार गूगल फॉर्म का ऑटो जनरेटेड रिप्लाई या ईमेल का भी इवन ऑटो जनरेटेड रिप्लाई आ जाता है, तो वो सटीक प्रूफ नहीं है। अगर आपको ईमेल आईडी दी गई है असाइनमेंट की, आप कोई भी XYZ PDF उठाकर उस पर भेज दोगे, अगर उन लोगों ने सेट करा हुआ होगा ऑटोमेटेड रिप्लाई, तो वो तो कुछ भी भेज दोगे, रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो वो सटीक वो नहीं है आपके पास ऑप्शन। तो असाइनमेंट ऑनलाइन अगर आपके सबमिट हों, डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर गाइडलाइन, तो उस कंडीशन में वो ऑनलाइन सबमिट करने वाले बच्चे बहुत सतर्क रहें, बहुत केयरफुल रहें। सबमिट करने के बाद अपने असाइनमेंट फेंके मत, इस चीज़ को ध्यान रखें। अच्छा, अब बात ये आएगी सर असाइनमेंट बनाए कहाँ से हम, ये भी बहुत क्रूशियल पार्ट है। सब्जेक्ट बॉडी वाइज लिखे कहाँ से? देखो, सबसे पहले तो आपके जो स्टडी मटेरियल आता है इग्नू की तरफ से, जो हार्ड कॉपी में रिसीव होता है आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसको पढ़ो, समझो उस चीज़ को, या फिर जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक को समझने की कोशिश करो, अलग अलग रेफरेंस के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू उसको समझने की कोशिश करो। उसको समझने के बाद ही आप असाइनमेंट बनाना शुरू करो। बहुत से पेड असाइनमेंट मार्केट में घूम रहे हैं, अब मैं उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर नहीं आऊँगा बिकॉज मैंने उसको पढ़ा नहीं है जी। लेकिन जो भी बच्चा असाइनमेंट अगर परचेज कर रहा है बनाने के लिए किसी भी सोर्सेज से, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप परचेज करो या ना करो, लेकिन परचेज करने के बाद जो क्वेश्चन के सॉल्यूशंस उसमें दिए गए हैं, पहले आप उसको खुद से रीड करो, क्या आपको वो चीज़ समझ में आ रही है या नहीं। उसके बाद ही आप उसकी मदद से असाइनमेंट बनाना शुरू करो। असाइनमेंट हमेशा हैंड रिटन होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि टाइप्ड असाइनमेंट आप दे सकते हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जो सोर्सेज की बात हो रही थी, स्टडी मटेरियल का उपयोग करो, कोई बुक्स वगैरह अगर आप प्रेफर कर सकते हो राइटर्स की, उसका उपयोग करो। आपका गूगल पे अलग अलग आर्टिकल्स आते हैं, उसका उपयोग करो। खुद अपनी बुद्धि का भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा लिखने के लिए। तो इन सारे चीज़ों को मर्ज करके आप लोग असाइनमेंट एक अच्छा सा बनाओगे। असाइनमेंट जब आप बनाते हो तो मेक श्योर कि आप जो असाइनमेंट A4 साइज शीट होती है उसका मार्जिन ज़्यादा लंबा मत खींचो, ज़्यादा चौड़ा मार्जिन नहीं, ठीक है। मार्जिन बस ठीक ठाक खींचो, आइडियल, इतना चौड़ा मत खींचिए। और असाइनमेंट के जो सॉल्यूशन है वो पॉइंट में लिखें, पैराग्राफ में लिखें। मेरे हिसाब से पैराग्राफ में लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि इसके एडवांटेजेस लिखो या डिसएडवांटेजेस, तो अलग मैटर है, तो ऑब्वियसली आपको उस हिसाब से देखने पड़ेगा। डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन आता है तो भी आप टेबुलर फॉर्म में बनाकर लिख सकते हो। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जब भी आप असाइनमेंट का कोई भी आंसर लिखने बैठो तो सबसे पहले उसकी रिसर्च वर्क कर लो कि हाँ जी मैंने रिसर्च वर्क कर लिया, मेरे को इतना लिखना है इसमें, अब मैं लिखने बैठ गया हूँ। आप ऐसा मत करना कि डायरेक्टली आप लिखना शुरू कर दिया आपने, ना तो रिसर्च वर्क करी, फिर आप लिखते लिखते रुक गए, फिर आपको ये लगा कि यार ये चीज़ मेरे को बाद में लिखनी चाहिए थी, इस पॉइंट को तो मैंने पहले ही लिख दिया, फिर वो शीट का वेस्टेज हुआ। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप लिखने बैठे हो तो उसका पहले रिसर्च वर्क कर लेना अच्छे से कि ये पॉइंट्स मुझे लिखने हैं इसमें, तो उसी के हिसाब से आपको चीज़ें करनी है। इंट्रोडक्शन पार्ट और मेन कंटेंट पार्ट, कंक्लूजन पार्ट, सारी चीज़ों का ध्यान में रखना, उसके बाद ही सॉल्यूशन को अटेम्प्ट करना। ऑलराइट, ये कुछ इंस्ट्रक्शन और ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो मैं डिस्कस करने आया था, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके मन में होंगी तो शायद इस वीडियो में काउंटर या इंटरटेन नहीं हुई, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। और प्लीज़ अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज अपकमिंग टाइम में आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड, इग्नू से रिलेटेड आपको सारी जानकारी इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।